हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि एक हम लोगों को ना एक एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होता है। तो उसे किस तरह से बनाना है उसके बारे में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक वो जानने से पहले एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट हम लोग एक पर्सन का बैलेंस शीट देख रहे हैं, बैलेंस शीट और पीएल देख रहे हैं, फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। तो वो कैसे बनता है, कैसे ड्राफ्ट होता है वो देख रहे हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सीए स्टूडेंट नॉर्मली इसे जानते हैं। जो सीए नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये चीज़ नया होगा। तो आप यहाँ पे अच्छे तरह से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज़ करो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। तो सपोज़ करो मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये है अभिक कुमार गुप्ता। तो अभिक कुमार गुप्ता जी का दो बिज़नेस है। अगर आप देखोगे अभिक कुमार गुप्ता जी का एक है आपका प्रगति हेवी इक्विपमेंट्स, ये एक बिज़नेस का नाम है, और दूसरे बिज़नेस का नाम है प्रगति इंजीनियरिंग एंड कंपनी, ठीक है। तो ये अभी जी जो है ये दो बिज़नेस चलाते हैं जनरली। अभी क्या होता है कि इस केस में इनका जब भी बैलेंस शीट और पीएल बनेगा तो सपोज़ करो क्या ये सारा बैलेंस शीट पीएल एक साथ बनेगा, कि प्रगति इंजीनियरिंग का अलग बैलेंस शीट बनेगा, आपका ये हेवी का जो प्रगति हेवी इक्विपमेंट्स है इनका बैलेंस शीट अलग बनेगा, फिर एक बैलेंस शीट बनेगा अभी जी का पर्सनल, ठीक है, और एक बैलेंस शीट बनेगा कॉम्बाइंड, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग कॉम्बाइंड ही बैलेंस शीट खाली बना दिए, ऐसा नहीं होता। ये अगर सपोज़ करो कोई भी किसी इस केस में तो दो बिजनेसेस हैं। सपोज़ करो किसी का सिर्फ एक ही बिज़नेस है, तो उस केस में क्या होता है कि उनका बिज़नेस का अलग बैलेंस शीट बनता है और उनका पर्सनल बैलेंस शीट अलग बनता है। तो यही मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि प्रगति इंजीनियरिंग बैलेंस शीट बना हुआ है, इन उस मान लो जितना फर्नीचर लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, क्या नेटवर्थ है कंपनी का, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ओडी बैलेंस, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट प्रॉपर उनका बना हुआ है। उसी तरह इनका पीएल भी बना पड़ा हुआ है। कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ, कोई भी जितना भी इनकम हुआ, इस हिसाब से यहाँ पे टोटल इनकम आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इनका अब बैलेंस शीट देखोगे आप, प्रगति हीवी का दूसरे इनका जो बिज़नेस है उसमें इन्होंने ये मशीन लगा के रखा है, इतना डेटर है, कैश इन हैंड इतना है, ठीक है। इसमें लोन का फिगर ये अमाउंट है, ठीक है, 7.31 लाख का। तो इस हिसाब से इनका प्रगति हेवी इक्विपमेंट्स का आपका बैलेंस शीट है, दूसरे बिजनेस जो है इनका। और इसी तरह से इनका पीएल भी है। तो आप पीएल देखोगे तो इस हिसाब से इनका पीएल भी है, छोटा सा पीएल है, तो इस हिसाब से भी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो टैक्स ऑडिट में जब हम लोग ऑडिट करते हैं किसी का, तो ऑडिट करते समय हम लोगों का कॉम्बाइंड बैलेंस शीट जाता है, कॉम्बाइंड बैलेंस शीट और कॉम्बाइंड पीएल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, दूसरे टर्म्स में बताऊं, तो कोई भी बिजनेसेस, अगर कोई भी बंदा अगर कमाता है तो वो 5 सोर्सेस, 5 हेड्स ऑफ इनकम के थ्रू कमाता है। पहला है सैलरी, दूसरा है आपका कैपिटल गेन, तीसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन, और पांचवा है अदर सोर्सेज। तो हम लोगों का जो बैलेंस शीट हम लोग इन जनरली बनाते हैं ना, वो बिजनेसेस के बैलेंस शीट बनाते हैं, ना कि बैलेंस शीट इन जनरली पर्सन के बनाते हैं। तो वो 5 हेड्स ऑफ जो इनकम होते हैं उसमें से जो बैलेंस शीट में टैक्स ऑडिट में जो जाता है वो सिर्फ बिजनेसेस का पार्ट जाता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि इनका ना एक बैलेंस शीट, इनका पर्सनल बैलेंस शीट बना है। दैट मीन्स इनका पर्सनल औकात, इसमें ना इनके बिजनेस का औकात है। बैलेंस शीट मतलब बिजनेस के बारे में पूरा बताया गया है। बट यहाँ पे जो बैलेंस शीट बना है इनका, ये देखो, ये इनका ये पर्सनल बैलेंस शीट है। इस पर्सनल बैलेंस शीट में देखोगे ये जो फिगर है ना, ये फिगर आपका इन्वेस्टमेंट भी लिखा पड़ा हुआ है। इनका जो ये जो दो बिजनेसेस है, प्रगति हेवी इक्विपमेंट्स और प्रगति इंजीनियरिंग कंपनी एंड को, सॉरी नॉट कंपनी, प्रगति इंजीनियरिंग एंड को, तो ये दोनों का जो फिगर है ये इनके आपके इन्वेस्टमेंट साइड में लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो कैश इन हैंड है ये इनके पर्सनल कैश इन हैंड है, मतलब घर में पैसे बताया जा रहा है, इतना है, ठीक है। बैंक अकाउंट, ये सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे रखा पड़ा हुआ है, ठीक है। टीडीएस रिसीवेबल्स क्या होता है ना, टीडीएस का जो भी पैसा वगैरह होता है ये पर्सनल माना जाता है, ठीक है। तो इस कारण से इनके ये पर्सनल है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, खासकर ये टीडीएस हो सकता है कि कोई टीडीएस हो जो उनके बिजनेस से रिलेटेड हो, बट ये टीडीएस इनके पर्सनल एरिया, पर्सनल एसेट के कारण क्रिएट हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन्होंने उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा तो ये भी पर्सनल का है। और ये सिक्योर्ड लोन है, तो इन्होंने बिज़नेस के नाम पे लोन नहीं लिया है। देखिए देखो, बिज़नेस के नाम पे अगर जहाँ जहाँ उन्होंने लिया है लोन लिया है, तो यहाँ पे अलग अलग
बिजनेस के नाम पे डाला हुआ है। और यहाँ पे जो लोन है सिक्योर लोन, ये हो सकता है इन्होंने कुछ अपने पर्सनल नाम पे लिया हुआ है। तो ये इस टाइप से हर एक चीज़ के लिए इनका अलग बैलेंस शीट बना हुआ है। दिस इज़ द प्रॉपर वे फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड पीएल, ठीक है। और ये इनका एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये इनका एग्जैक्टली औकात है। अगर मैं औकात की बात बोलूँ, मतलब नॉर्मल टर्म्स में जिससे बोला जाता है नेटवर्थ, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये फिगर है इनका, ठीक है, 33,15,249, ठीक है। ये इनका टोटल वैल्यू है आज के दिन में। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनका घर बिल्डिंग जो है, ठीक है, जो पर्सनल नेचर का है वो भी ले चुका है हम लोगों ने, कैश इन हैंड, कुछ और भी एसेट अगर हो सकता है यहाँ पे ज्वेलरीज अगर होता तो ये वगैरह जो भी है वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस अलग तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। और जो बिज़नेस का बैलेंस शीट होता है वो अलग अलग बनता है, और फिर कंबाइंड बैलेंस शीट और कंबाइंड पीएल बनता है, जो आपके दोनों बिजनेसेस को कंबाइन किया हुआ है। अगर किसी का दो बिजनेस है, अगर किसी का सिंगल बिजनेस है, तो इस केस में एक बिजनेस का बैलेंस शीट बनेगा और एक उनके पर्सनल बैलेंस शीट बनेगा, जिसमें आपका ये पार्ट इन्वेस्टमेंट में दिखेगा, बिजनेस का पार्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपको मेन टॉपिक में, जो एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट है। ये क्या है एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट। अब जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो इस तरीके से था कि, तो ये एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि यहाँ पे इस बैलेंस शीट से इनके पर्सनल नेटवर्थ यानी पर्सनल औकात के बारे में पता चलती है, तो उसी टाइप से ये स्टेटमेंट जो आपका एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट है, जिसको बैंक ऑफ इंडिया का है ये, जिसको CBD 23 फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें इनका पर्सनल औकात बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप देखोगे मैं एक एक करके इनका पॉइंट बोलते चल जाता हूँ। नेम, जो एग्जैक्टली यहाँ पे नॉर्मल डिटेल है, नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, सिटी का डिटेल, ठीक है, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, इफ़ इन बिज़नेस तो उसमें डिटेल लिखना है कि क्या बिज़नेस में है, ठीक है। पैन नंबर, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपका लास्ट ITR फाइल्ड का लिखोगे, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनुअल इनकम लास्ट ITR फाइल्ड का आप लिखोगे। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट अगर कुछ है तो उसका नंबर वगैरह जो भी है आप यहाँ पे लिख दोगे। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट आपका कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है इसके बारे में बोला जा रहा है, तो 14 नंबर पॉइंट में आप उसके बारे में लिख दोगे, और एवरेज बैलेंस लिख देना है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है कि अभी डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी क्या है ना, यहाँ पे जो भी डिटेल बोला जा रहा है ना, वो बिजनेस के का डिटेल यहाँ पे फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपका इनका ये डिटेल के बारे में फिल करना है, दैट इज अदर देन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को हम लोग यहाँ पे एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो लिखा पड़ा हुआ है ना आपका पॉइंट नंबर 7 में, ये फिगर आएगा। अगर मैं इस पर अभी कुमार गुप्ता के बारे में लिखूँ तो ये इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस आपका ये फिगर है, ठीक है। तो इस कारण से हमें यहाँ पे कौन डिटेल लिखना है, यहाँ पे हमें डिटेल इनके पर्सनल एसेट के बारे में लिखना है। पर्सनल एसेट क्या हो गया हमारा, ये सब बिल्डिंग हो गया, इनका कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, उसमें कितना कितना क्या फिगर है वो लिखना है। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लो इनका दिख रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के बारे में लिख दोगे। कमर्शियल में है तो कमर्शियल, रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल, ठीक है। एग्रीकल्चर है, अदर है, जो भी है डिटेल है उसके बारे में लिख दोगे। अच्छा, एरिया क्या है, उसके बाद लोकेशन क्या है, परचेज कॉस्ट हम लोग उससे पूछ लेंगे कि क्या एक एस्टिमेटेड परचेज कॉस्ट था उनका, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है एग्जैक्टली पता करना तो दिक्कत है। अगर सर्किल वैल्यू आपको पता चल जा रहा है ऑनलाइन तो आप सर्किल वैल्यू लिख सकते हैं जनरली, बट सर्किल वैल्यू सिर्फ ज़मीन का लिखाता है। अगर बिल्डिंग होगा तो उसमें एडिशन करना होगा। तो बहुत सारे केस में हम लोग एक एस्टिमेटेड फिगर कुछ बढ़ा के लिख देते हैं, जो एक प्रूडेंट लेवल पे जस्टिफाई होता है। और वेदर इनकम्बर्ड, तो मतलब कहने का मतलब कि क्या ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है कि किसी और के कब्जे में, तो ये हमारे कब्जे में है, ठीक है। तो वो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में जनरली आप नो लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे वो डिटेल अभी लिख रहे हैं जो इनके पर्सनल बैलेंस शीट में है, ना कि इनके बिजनेस के बैलेंस शीट में है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सपोज करो इनके इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, ठीक है, पर्सनल नेम पे
पॉलिसी नंबर लिखोगे, किस कंपनी से लिया हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, सब मैच्योर्ड ऑनलाइन निकल जाता है तो वो लिखोगे। सरेंडर वैल्यू आपके बॉन्ड पेपर में जो होता है, जो बॉन्ड पेपर मिलता है उसमें रहता है कि सरेंडर वैल्यू क्या है, ठीक है। या फिर ऑनलाइन भी हमें पता चल जाएगा अगर हमें स्कीम पता चलेगी कौन सा स्कीम है। एनुअल प्रीमियम कितने दे रहे हो तो आपको क्लाइंट खुद बता देगा। और प्रीमियम पेड अप टू व्हाट पीरियड, कब तक का प्रीमियम पेमेंट हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्लाइंट बता देगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड का डिटेल। तो कंपनी कौन सी है, अगर मान लो शेयर्स लिए हुए हैं तो कौन सी कंपनी का शेयर्स लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका, अगर किसी स्कीम के अंदर में है तो स्कीम का नाम, अगर स्कीम के अंदर में नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। स्कीम मतलब सपोज़ करो कि अगर म्यूचुअल फंड है तो इक्विटी स्कीम हो, इस इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, तो उस वो लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजनरली आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है, स्कीम उतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वेदर फुल्ली पेड और नॉट, येस और नो लिखना है। जैसे आप मान लो शेयर्स होते हैं तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, मान लो 10 रुपये का शेयर्स है तो वो 6 रुपये ही अभी पेमेंट के लिए मांगी है, ठीक है, बाद की पेमेंट के लिए अभी नहीं मांगी है। तो इंजनरली हम लोग क्या करते हैं उस केस में कि येस और नो यहाँ पे उस हिसाब से लिखते हैं। अगर मान लो सपोज करो 6 रुपये ही अभी कंपनी मांगी है, 10 रुपये पूरा कंप्लीट नहीं मांगी है, 4 रुपये बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभी फुल्ली पेड नहीं है, वेदर फुल्ली पेड, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। अगर 6 रुपये, अगर मान लो पूरा 10 का 10 रुपये मांग लिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस कि फुल्ली पेड है हमारा। अच्छा, करंट मार्केट वैल्यू, यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू, अगर शेयर सपोज करो लिस्टेड शेयर्स है तो करंट मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट टुडे के हिसाब से हम लोग लिख देंगे। बट सपोज करो कि ये शेयर्स लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी का शेयर्स है, तो जो जितना हम लोगों ने पेड ऑफ कैपिटल पेमेंट, जितना मैंने हमने कैपिटल लगाया है वो वैल्यू लिखेंगे। दैट मीन्स ये वैल्यू जितना है वो वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा इन केस ऑफ शेयर्स दोज आर नॉट लिस्टेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट के केस में टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, उसमें रिसिप्ट नंबर, आप टर्म डिपॉजिट का जो कागज़ होता है उसमें देखोगे एक रिसिप्ट नंबर होता है, वो लिखोगे, कौन से बैंक से लिया हुआ है, टाइप, ठीक है। अलग अलग टाइप के टर्म डिपॉजिट होते हैं, जैसे एक टाइप के टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता रहता, इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। एक टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें हमारा आपका इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड होते जाता है। बहुत अलग अलग बाइफिकेशन है उसमें, आप जो आपके जो कागज़ प्रोवाइड किया जाएगा क्लाइंट के द्वारा उसमें लिखा होगा टाइप, ठीक है, आप वहाँ से देख के लिख लोगे, या फिर इस पार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे लीव भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अमाउंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट, कितना अमाउंट का हमारा टर्म डिपॉजिट है और किस समय ये किया गया है उसके बारे में डिटेल हमें लिखना है। मैच्योरिटी डेट, कब मैच्योर्ड हो रहा है, और मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, तो उसके बारे में लिख देना। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी और आईवीपी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है आपका कि बॉन्ड सर्टिफिकेट नंबर, अगेन आप बॉन्ड में देखोगे तो या फिर जो सर्टिफिकेट केवीपी या एनएससी का होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़, पीपीएफ, एनएससी क्या है नहीं है उसके बारे में लिख रहे हो, ठीक है। डेट ऑफ परचेज, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशूइंग ऑफिस क्या है, बहुत बार बैंक होती है, बहुत बार पोस्ट ऑफिस होती है, तो इसके बारे में लिखना होता है। फेस वैल्यू, कितना का आपने परचेज़ किया है, ठीक है, वो लिखोगे। और डेट ऑफ ड्यू डेट, कभी मैच्योर हो रहा है, और मैच्योरिटी अमाउंट इसमें कितना है, ठीक है। तो मैच्योरिटी अमाउंट अगेन आपके बॉन्ड में दिखेगा। तो ये सारी डिटेल आपको बॉन्ड, जैसे ही अगर आपको बॉन्ड मिलता है इसके अगेंस्ट में या इसका कागज़ मिलता है, एनएससी, पीपीएफ, केवीपी जिसका भी है, तो उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दे हूँ ताकि आप वहाँ से अपनी खुद से डिटेल निकाल पाओ। अच्छा, उसके बाद व्हीकल, अगर मैंने सपोज़ करो मेरे पास 4 व्हीलर है उसके बारे में डिटेल लिख रहे हैं, या 2 व्हीलर है उसके बारे में डिटेल लिखना है होता है, तो टाइप क्या, कौन सा है, बाइक है या कार है, उसकी डिटेल लिख दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं, मॉडल लिख रहे हैं, ईयर ऑफ मेक, ये मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये इसका इंपॉर्टेंस। तो ईयर ऑफ मेक तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ, ईयर ऑफ परचेज इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज ये लिख रहे हैं। आरसी बुक डिटेल, आरसी बुक में का नंबर वगैरह कुछ होगा तो वो लिखना है। ये भी मुझे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि आरसी बुक डिटेल क्यों दिया हुआ है। और प्रेजेंट वैल्यू, एक एस्टिमेटेड डिप्रिशिएट करने के बाद जो इनकम टैक्स का डिप्रिशिएशन रेट है उसके बाद डिप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू आप यहाँ पे दे दोगे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट यूज़ करोगे डिप्रिशिएशन करके निकालने के लिए। सपोज करो 4 साल हो गए तो 4 साल डिप्रिशिएट करके वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज्वेलरी क्वांटिटी लिखोगे और वैल्यूशन लिखोगे, ठीक है। ये अगेन ये पॉइंट मैं अलग से समझा दूंगा। डिटेल ऑफ श्रीधन इफ एनी, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, तो ये
मैं पॉइंट अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब आप पेपर बना रहे होगे पता करके। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया 7 नंबर पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अब तक हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो बैलेंस शीट जो बनाया था बिजनेस का बैलेंस शीट, उससे अभी तक हम लोगों ने एक भी डिटेल नहीं डाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा एक ही बिजनेस है तो एक ही बिजनेस का डिटेल, अगर 2 बिजनेस है 2 बिजनेस का डिटेल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये डिटेल मतलब डिटेल हो गया ये वाला, ठीक है, यानी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और अगर हम ये वैल्यू डाल दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया हम लोग ये माइनस ऑफ आपका आउटसाइड लाइबिलिटी वाला फिगर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये फिगर जो है माइनस ऑफ दिस फिगर करेंगे, देन आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा। और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कि हमने इस बिज़नेस में इतना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और हम लोगों को ये फिगर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ऑल टुगेदर अपना टोटल औकात यानी टोटल नेटवर्थ ओवरऑल वो लिखा है। और यही चीज़ हमारे, ये देखोगे ये पर्सनल का जो बैलेंस शीट है वही चीज़ है। बिल्डिंग हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस हो गया, कैश एंड हो गया, तो हम लोगों ने ये साइड लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं दिस साइड, जो लाइबिलिटी है अदर देन बिजनेस, उसके बारे में लिखना है। जो बिजनेस में के अलावा है हमारे पर्सनल है, उसके बारे में हम लोग लाइबिलिटीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। बोरोड फ्रॉम, अब हो सकता है कि हमने हाउसिंग लोन लिया, और हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो वो हमारे पर्सनल लोन लिया है, तो वो हम लोगों ने बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है और ना ही हमारे बिजनेस में दिख रहा है, तो वो उसका डिटेल हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सपोज करो होम लोन लिया है तो बोरो फ्रॉम कौन से बैंक से लिया है, पर्पस ऑफ द लोन क्या है, अमाउंट कितना है, सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड की है, रिपेमेंट टर्म्स क्या है। जैसे सपोज करो ईएमआई जा रहा होता है, रिपेमेंट और आपका 5 साल का रिपेमेंट टर्म है तो वो लिखना है, इंटरेस्ट रेट लिखना है उसके बारे में, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन टुडे वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो कि मैंने खुद तो लोन नहीं लेके रखा है, हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, बट हमने गारंटी दे के रखा है, तो उस केस में हमें किसके अगेंस्ट में, किस पर्सन के अगेंस्ट में गारंटी दे के रखा है, उसका नाम, कौन सा बैंक जिससे वो इस बंदे ने लोन लिया है, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने गारंटी दिया है उसका नाम, गारंटी का अमाउंट, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अकाउंट, एनपीए है या स्टैंडर्ड है वो, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो लिखना है, ठीक है। ताकि कि हम लोगों को बैंक को हमारा पूरा डिटेल, एक पर्सनल नेटवर्थ का डिटेल पूरा पता चल पाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका 16 नंबर पॉइंट में है, हमारे फैमिली के बारे में डिटेल मांग रहा है कि हमारे, अगर सपोज़ करो किसी की मिसेज़ हैं तो उनका नाम, उनके बच्चों का नाम, वो क्या करते हैं, रिलेशन क्या है, एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब वो शादीशुदा है कि नहीं। मान लो सपोज़ करो अभी कुमार गुप्ता जी हैं तो उनके कोई बच्चे हैं, उनकी शादी होके रखी हुई है कि नहीं वो, और एड्रेस, ये सारी डिटेल लिखनी है। तो इस हिसाब से ये डिटेल हम लोग कंप्लीट हो गया। और एनी अदर इस रिलेवेंट पार्टिकुलर्स, अगर ज़रूरत पार्टिकुलर्स है तो वो यहाँ पे लिखने को बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं एक और ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। ये जो एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट बनता है, ये बनता है आपका बोरोवर का तो बनता ही, साथ में अगर सपोज़ करो गारंटर है तो गारंटर भी भरता है अपना, और अगर को बोरोवर है तो को बोरोवर भी भरता है, यानी तीनों को ही को भरना पड़ता है अगर तीनों कोई है। और अगर किसी केस में 2 हैं, सिर्फ बोरोवर और को बोरोवर है, या बोरोवर और गारंटर है तो 2, और किसी केस में मान लो सिर्फ बोरोवर है तो बोरोवर को डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट है जो एग्जैक्टली बनता है वो एज ऑन डेट पे बनता है। सपोज़ करो अभी 16/6, जैसे अभी 16/6/2022 है तो 16/6/2022 के दिन इसकी नेटवर्थ निकाली जा रही है, इसकी पर्सनल औकात निकाली जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो भी डेटा हम लोग लेते हैं एज ऑन डेट का लेते हैं, ठीक है। सिर्फ जो 2 डिटेल हमारा पुराना जाएगा, वो पुराना एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ऑन लास्ट बैलेंस शीट, और ITR एनुअल इनकम आपका एज पर लास्ट बैलेंस शीट। बाद बाकी जो भी डिटेल है ना वो आज का डिटेल लेना पड़ता है। सपोज करो सरेंडर वैल्यू आज का कितना था इंश्योरेंस के केस में, एग्रीकल्चर लैंड या लैंड का डिटेल आज का कितना था, तो वो आज का डिटेल निकालना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही तरीका एक एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भरने का। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भरेंगे। बिकॉज क्या होता है कि इतने
सारी डिटेल जो है वो क्लाइंट दे नहीं पाते, और क्लाइंट का एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट हम लोग इसलिए सही तरीके से भर नहीं पाते। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग अलग तरीके से एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट बना के बैंक को दे देते हैं। मेनली ये केस हम लोग उस केस में करते हैं जहाँ तक लोन अमाउंट 10 लाख रुपए तक का होता है, क्योंकि 10 लाख रुपए तक जो बैंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं करते हैं, बट 10 लाख से ऊपर जो भी रहता है उसे बैंक चेक करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहा है, ठीक है। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सोसाइटी से इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग फ्लैट ओन्ड बाय मी, ठीक है। यानी मैंने जो लैंड बिल्डिंग के बारे में बताया उसके बारे में भी बताया जा रहा है, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी मांग रहा है, ताकि वो देख सके कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस बोला है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगता है। बट जब 10 लाख रुपये से नीचे का लोन होता है तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, और क्लाइंट हम लोगों को डिटेल नहीं दे रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं, और उससे हम लोग आपका एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट फिलअप कर लेते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करें, अभी ये जैसे BOI का था, अभी हम लोग क्या है कि एक SBI का एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट है, हम लोग वो देख रहे हैं और उसको हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लाइंट है जिनका हम लोग अभी एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भरे हैं। SBI का आप देखोगे तो फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से दिया है। डिटेल ऑफ ये ऊपर में तो एक नॉर्मल जनरल डिटेल, और ये एग्जैक्टली एनुअल इनकम एज ऑन लास्ट फाइनेंशियल ईयर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और उसका डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर एसेट का डिटेल सेम चीज़ है, बट थोड़ा सिंपल फॉर्म में है। लायबिलिटी का डिटेल मतलब जैसे उसमें था आपका टर्म इंश्योरेंस का डिटेल पूरा मांग रहा था, पॉलिसी नंबर और सरेंडर वैल्यू, ये सारी डिटेल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और ये आप देखोगे तो इस कारण से ये सिंपल हो जाता है। तो हम लोग जैसे मान लो अभी हम शॉर्टकट तरीका जो बता रहे थे, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी क्या है ना, बैंक को दिखाना होता है कि हम लोगों ने मेहनत किया है। तो उस केस में क्या है, और क्लाइंट हम लोगों को डिटेल दे नहीं रहा और हम लोगों को काम करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पिछले वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था कि आपका जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्टेड है, दैट इज़ द नेटवर्थ ऑफ द बिज़नेस, उसको हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट या पर्सनल बैलेंस शीट बना के इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, ठीक है। बट सपोज़ ये एक ऐसे पर्सन का बैलेंस शीट है जिसमें हम लोगों ने ये सारे काम नहीं किए हैं। मतलब अगर किसी का बिजनेस का बैलेंस शीट है तो हम लोगों ने अलग अलग नहीं किया। जैसे यहाँ पे देखोगे आप हाउस होल्ड आइटम हमने डाला पड़ा है, ऑर्नामेंट्स डाला पड़ा है, ये आपके पर्सनल नेचर का, इसका बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखोगे ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है इनका, तो ये भी इनका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम लोगों ने क्या करके रखा है, इनके बैलेंस शीट में डाल के रखा है, बिजनेस के बैलेंस शीट में डाल के रखा है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक बैलेंस शीट बनाया है कंबाइंड बैलेंस शीट के तौर पे, ठीक है। तो हम लोग उस केस में ना कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट लेते हैं और यहाँ से अलग अलग जो जितने भी अलग अलग बाइफर्केशन है हम लोग यहाँ से लिखना है उससे। जैसे ये म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड इन्होंने 3.5 लाख का, आप देखोगे इस ईयर का हम लोगों ने यहाँ पे डाटा भरा पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड आपका 3.5 लाख है। हम लोग पिछले वाले केस में क्या किए थे, हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू लिखे थे और उसको लिखे थे वैल्यू इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं और बैंक मैनेजर को भी लगे कि हम लोगों ने डाटा भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि क्लाइंट डाटा दे नहीं पाता। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक चीज़ों को अलग को यहाँ पे अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये इनका बिजनेस का कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ लिख दिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्नीचर, इन्होंने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का डिप्रिशिएट वैल्यू, मोटरसाइकिल है इनके पास, मोटरसाइकिल का डिप्रिशिएट वैल्यू, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स है आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑर्नामेंट्स 50,000 का वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और हाउस होल्ड आइटम डाल दिया है, स्टॉक डाल दिया है, डेटा डाल दिया है। तो इस हिसाब से इनका एसेट वैल्यू मैंने निकाल लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4208894 और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4208894 ये फिगर आ गया है, ठीक है। और इसी तरह इनका लाइबिलिटी साइड में हमने क्या किया है कि सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और अदर लाइबिलिटी को हमने लिख दिया है। आप यहाँ पे देखो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अदर लाइबिलिटी मैंने हम लोगों ने सारा यहाँ पे फिगर को बस यहाँ पे उठा दिया। अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि हाँ इसमें काम किया हुआ है, एग्जैक्टली आप देखोगे तो इसमें सही काम किया हुआ नहीं है, बट हम लोग और कुछ कर नहीं सकते। और इस हिसाब से इनका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ क्या निकलेगा कि दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल 14.62 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो इनका नेटवर्थ है हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ था नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका ये फिगर जो ऊपर वाला फिगर था माइनस
टोटल लाइबिलिटी ये फिगर, तो यहाँ 14.62 आपका टोटल नेटवर्थ इनका आ गया, ठीक है। और इसमें बस एक लाइन में अपना चेंज करना पड़ता है, जो बोल्ड पार्ट है उसको हम लोग चेंज करते हैं कि मिस्टर उत्पल कुमार रेसिडेंट ऑफ दिस is a person of net worth 14.62 lakhs and has a capacity to repay the CC loan of 11 lakh। इनके पास 11 लाख का CC का ये था ऑथराइजेशन था फ्रॉम द बैंक, और इनका जो अप्लाइड और ये अप्लाइड फॉर ही सर हर नेटवर्थ इज रुपीज़ 14.62 विच इज़ गुड फॉर द लोन अमाउंट एंड देयरफॉर ही हैज़ ए कैपेसिटी टू स्टैंड एज ए बोरोवर, ठीक है। तो एक लाइन होता है, ये लिखना होता है, और यहाँ पे एक 14.62 का वैल्यू है, उसको आप जितना भी नेटवर्थ आएगा उसको आप चेंज कर दोगे। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, एक सही तरीका और एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है। जैसा केस होगा उस हिसाब से हम लोग एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भरेंगे, ठीक है। हर एक बैंक का अपना अपना एक अलग अलग फॉर्मेट होगा और हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जब बैंक ऑफ इंडिया का सही फॉर्मेट बताया था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एज ऑन डेट यानी 16/6 का भर रहे थे डिटेल सारा का सारा, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंस हम लोगों ने प्रोविजनल बैलेंस शीट से सारा डाटा उठाया तो ये 31/3/2022 का हम लोगों ने डाटा भरा हुआ है, ठीक है। बट ये चीज़ हम लोगों ने कहीं पर मेंशन किया नहीं है। एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट एज वैसे तो हम लोगों को एज ऑन टुडे के हिसाब से भरना होता है, बट हम लोग अभी इस केस में क्या किए हुए हैं कि हम लोगों ने प्रोविजनल बैलेंस शीट जो इनका बना पड़ा हुआ है, ये प्रोविजनल बैलेंस शीट, उसका डाटा डाल दिया है, और ये भी सिर्फ प्रोविजनल है, तो उसका डाटा हम लोगों ने डाल के इसको आपका सेंस काम चल जाए हम लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों तरीका देख लिया कि कैसे इसको भरना है। तो दैट्स ऑफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।